फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक्चुअली हम जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज्यादा कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। जो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है वो तो डिफरेंट सिचुएशन में होती है। जब पार्टनर्स के जो आपस के रेशियोज होते हैं जब वो चेंज होते हैं, कोई पार्टनर फर्म में आ जाए, कोई पार्टनर फर्म से चला जाए, है ना, कोई पार्टनर मर जाए, तो सभी सिचुएशन में पार्टनरशिप जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व समझते हैं ना, समाप्त हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप आ जाती है, एक नई पार्टनरशिप क्रिएट होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो वहां भी एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, साथ में पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी फर्म ही समाप्त हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नई पार्टनरशिप आती है, पूरी की पूरी फर्म समाप्त होने का मतलब है पूरी तरह से हमारा बिजनेस समाप्त हो जाता है। यानी यहां पर हम अपने टोटल चलते हुए एक फर्म को एंड कर रहे हैं। और उसको एंड करने के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि हम पूरी फर्म को टर्मिनेट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारे कॉजेज हैं। भाई फर्म एक इलीगल वर्क को कर रही है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो लॉट ऑफ कॉजेज हैं। हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं है हमें, लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसको प्रॉपर्ली समझना होगा कि ये है क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पूरे के पूरे फर्म को हमें यहां पर सेल आउट करना है, समाप्त करना है। तो सेल क्या करेंगे हम? तो हमारी फर्म के पास जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, उनको सेल कर देते हैं। जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनका डिस्चार्ज कर देते हैं, और जो लॉस प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डालकर उसे एंड कर देते हैं। यही हमारा कंसेप्ट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इसी कंसेप्ट को पढ़ते हुए कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बनाना होगा एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक कैश या बैंक अकाउंट, और एक बनाना पड़ सकता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ठीक है, तो क्या क्या अकाउंट हो गए? मैक्सिमम 4 अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में 4 अकाउंट बनाने हैं, मतलब मैक्सिमम 4 अकाउंट। अगर पार्टनर्स का लोन है तो लोन अकाउंट बनेगा, वरना जर्नली भाई देखो रियलाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाने रियलाइजेशन? जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए, यानी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दीजिए और असेट्स को सेल कर दीजिए। तो बिजनेस को एंड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, वो आपको क्लोज करना है। और तीसरा है कैश और बैंक अकाउंट। जर्नली इसे भी बनाना ही होता है, क्योंकि सारी असेट्स आप बेचेंगे तो कैश और बैंक तो आएगा ही ना आपके पास। इसी तरह से पेमेंट करेंगे तो किस में करेंगे? कैश और बैंक से। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट को। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? इससे पहले जब हमने पार्टनरशिप के सभी चैप्टर पढ़े हैं वहां पर हमने पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कंफ्यूज हुए बिना आप ये समझिए कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। यहां हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रिवैल्यूड नहीं कर रहे हैं। यहां हम सारी असेट्स और लायबिलिटीज को या तो पेमेंट कर रहे हैं असेट लायबिलिटी का, या असेट्स का कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। एक साथ मैं आपको चारों अकाउंट समझाता हूं। देखिए, हो सकता है हम अलग अलग पढ़ें, लेकिन अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मिनट आप बिल्कुल ध्यान देकर पढ़िए कि हम कौन कौन से अकाउंट बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट। मैंने लोन अकाउंट भी बना लिया है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको यदि फर्म को पूरी तरह डिसॉल्व करना है तो हमारा रोल क्या है? हम तो अकाउंटेंट हैं, हम तो लिक्विडेटर हैं। भाई हम आपको जो आपके अकाउंट्स हैं उनके थ्रू आपकी असेट्स लायबिलिटीज का एक अकाउंट बना देंगे। तो वो अकाउंट है मेरा रियलाइजेशन। तो सबसे पहले मुझे एक फिनिश्ड बैलेंस शीट चाहिए। क्या चाहिए? एक फिनिश्ड बैलेंस शीट। भाई जब तो मैं अकाउंट आपके मेंटेन कर पाऊंगा कि आपके पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, मुझे क्या देना है, मुझे क्या लॉस हुआ है। तो इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट की असेट साइड को पूरी तरह खाली करते हैं। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, कैश, बैंक। ध्यान से रखना, बैलेंस शीट की असेट साइड में या तो कैश होगा या बैंक होगा, तो वो हमारा कैश या बैंक अकाउंट में डायरेक्टली स्टार्ट कर लीजिए। एक साथ बना लीजिए पूरा परफॉर्मा। 2 पेजेस उठा लीजिए, एक में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट। तो आप रियलाइजेशन के नीचे बना लीजिए। ठीक है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट सबसे पहले बैलेंस बैंक का, कैश अकाउंट है तो कैश का, और कैश और बैंक दोनों हैं तो फिर आप एक ही अकाउंट बना लीजिए बैंक का। यानी बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखिए और साथ में कैश डिपॉजिट कर दीजिए। और अगर ओवरड्राफ्ट है, ध्यान से रखना है, यदि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो इसका बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस बीडी के नाम से। ध्यान देना, ओवरड्राफ्ट का डेबिट बैलेंस थोड़ी होता है,
ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो लायबिलिटी होती है मेरी, असेट्स नहीं होती, तो वो बैलेंस इधर चला जाएगा। यानी असेट साइड को मुझे पूरी तरह खाली करना है। इसमें था मेरे पास कैश, इसमें था बैंक, जो कि कैश एंड बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और कैश डिपॉजिट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बची लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इस जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी रियल असेट्स हैं, आइदर टेंजेबल और इंटेंजेबल। ध्यान से रखना बेटा, वो असेट जो दिखती हैं वो भी लेनी है, जो दिखती नहीं है वो भी लेनी है। जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, कॉपीराइट्स हुआ, ट्रेडमार्क्स हुआ, ये भी हमारी असेट्स हैं और ये भी सेल हो सकती हैं। इसलिए ये सभी असेट्स आपको यहां लिखनी है अलग अलग नेम से। कंफ्यूज नहीं होना है कि उठाकर टोटल लिख दिया, टोटल नहीं करना है। कई लोग कर देते हैं टोटल, जो कि गलत है, क्योंकि यहां पर हम सारी असेट्स को समाप्त कर रहे हैं। तो जितनी भी असेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कोई भी, चाहे वो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, जितनी भी असेट्स हैं, केवल क्या चीज नहीं लेनी है, ध्यान से रखना है आप। टू सन्ड्री असेट, सबका नाम अलग अलग लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, सभी चीजें अलग अलग सेपरेटली। लेकिन अब बैलेंस शीट की असेट साइड की कौन कौन सी चीजें नहीं लिखनी है? देखो कैशियर बैंक तो यहां लिख दिया मैंने, तो कैशियर बैंक को नहीं लिखना है, मैंने लिखा आपको। इसके अलावा कोई भी फिक्टिशियस असेट्स नहीं लिखनी है। अब फिक्टिशियस असेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, गुडविल लिखनी है, गुडविल फिक्टिशियस नहीं होती, गुडविल इंटेंजेबल होती है, ठीक है? क्योंकि गुडविल सेल हो सकती है, तो जो असेट्स सेल हो सकती हैं वो इधर ही आएंगी। तो क्या नहीं सेल हो सकता? सेल नहीं हो सकता आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ध्यान से देखिए, इतने सारे चैप्टर पढ़कर आप यहां आए हुए हैं, इतनी आपको आइडिया होना चाहिए कि असेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या पीएल का डेबिट बैलेंस या किसी पार्टनर्स का कोई डेबिट बैलेंस, ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये सभी चीजें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस साइड? डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स में सब चीजें डेबिट में होती हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यदि कोई पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, कोई भी पीएल है, लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूं कि क्या क्या चीज हमने लिख दी। इधर से मैंने कैश और बैंक खाली कर दिया, इधर से सारी असेट्स उठाकर उनकी बिल्कुल फेस वैल्यू लिखी है मैंने, कोई ना तो कम वैल्यू ना कोई कम ज्यादा, कोई कम ना कोई ज्यादा, बिल्कुल टोटल वैल्यू। इसमें आपको डेटर का ध्यान देना होगा, डेटर की फुल वैल्यू लिखनी होगी, डेटर की फुल वैल्यू लिखनी होगी, और जो उसका प्रोविजन है वो आपको इसके अगेंस्ट अपोजिट साइड में लिखना होगा। देख रहे हैं ना, प्रोविजन ऑफ असेट्स, चाहे वो डेप्रिसिएशन है चाहे वो डाउटफुल डेप्ट है। इसलिए मैं एक एक टर्म को क्लिक कर रहा हूं कि कौन सी चीज कहां जा रही है। देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप जैसे ही करने लगेंगे तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं बड़े क्वेश्चन को कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे एक ही लेक्चर में, आप सारा काम। तो देखिए नेक्स्ट, सारी असेट्स ट्रांसफर हो गई मेरे पास। जो असेट्स नहीं थी उन सबको मैंने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, भाई दोनों को ही डिवाइड करने देना होता है, हो गया मेरा। अब मैं पहुंच जाता हूं अपनी लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है? लायबिलिटी साइड में होते हैं क्रेडिटर, बीपी, लोन, तो ये सब लायबिलिटी है, यानी जिनको मुझे एक्चुअली में पे करना है वो सब यहां आ जाएंगे। जैसे सारी असेट्स थी ना जो बेच सकता था मैं, ऐसे ही सभी लायबिलिटी जिनका पेमेंट होगा, तो चाहे वो क्रेडिटर हैं, अलग अलग नेम से, एक साथ जोड़ना नहीं है, बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, बाय लोन, है ना, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी लोन, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी जिसका बेटा हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, पेमेंट पर बेस्ड है, तो पेमेंट जिसका करना पड़ेगा सब लिखना है। क्या क्या चीजें नहीं लिखनी है? जिनका पेमेंट नहीं करना, जैसे लायबिलिटी साइड में क्या होती है? कैपिटल, ध्यान से रखना क्या होता है कैपिटल। कैपिटल को हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाएगा, ये तो आप पार्टनरशिप पूरी पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, इन सबको भी हमें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, यानी कि ये चीजें यहां पर नहीं आएंगी। तो कहां आएंगे? यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, या कोई ऐसा फंड, कोई भी ऐसा रिजर्व जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ना हो, कोई लायबिलिटी ना हो। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये प्योर लायबिलिटी है बेटा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को जैसे आप क्रेडिटर्स को लिखते हैं, जैसे आप क्रेडिटर्स को मानते हैं, जैसा मैं आपको क्रेडिटर्स लोन की ट्रीटमेंट समझाऊंगा, वैसे ही आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट समझनी होगी, और पार्टनरशिप के हर चैप्टर में आपको वही ट्रीटमेंट समझनी है, ठीक है। तो सारी लायबिलिटीज मैंने ले ली। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? इसके अलावा इसके अंदर पार्टनर का खुद का लोन हो सकता है,
पार्टनर का खुद का लोन। इसके अलावा रिजर्व्स हो सकते हैं, और भी रिजर्व, जैसे अगर आप ध्यान देते हो कंटिजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उन सभी को आप यहां लिखते चले जाइए। ठीक है, तो सारी बैलेंस शीट चाहे वो असेट साइड से थी चाहे वो लायबिलिटी साइड से थी, तो सबसे पहले माइंड को सेटअप कीजिए कि क्या मेरी कोई असेट्स ऐसी है जहां मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे कहां लिखनी है। जो असेट्स सेल नहीं हो सकती वो मैं सब यहां डिवाइड कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो गया ना। बाकी सभी असेट सेल हो सकती हैं, यहां लिख दी। लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज यहां लिखनी है। जो पेमेंट नहीं जिनका करना, यानी कि रिजर्व फंड, पीएल, इन सबको मैंने बांट दिया है पार्टनर्स में। कोई अदर फंड जो आपको लगता है कोई लायबिलिटी मुझे पे नहीं करनी। इसके अलावा कुछ फंड ऐसे जो मैंने बताया था कि लायबिलिटी हो सकती है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, उन सबको आप यहीं लिख लीजिए, या फिर आप बांट भी सकते हैं यदि उनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है तो। ये ध्यान देना पड़ेगा, नीचे तक पढ़ लीजिए आप पहले, फिर अगर आपको इतनी मेहनत करनी है तो। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। बैलेंस शीट तो खाली हो गई, तो ये जितनी भी असेट्स थी, मैंने बहुत सारी असेट्स लिखनी होती हैं इसमें, तो जितनी भी असेट्स हैं मुझे इन सभी असेट्स को सेल आउट करना है मार्केट में। भाई जब भी तो पेमेंट कर पाऊंगा ना, तो सारी असेट्स जितनी भी हैं उन सबको बेच देता हूं उठाकर मार्केट में। यहां पर ध्यान देना, जितनी भी असेट्स में बेचूंगा उन सभी में एक ही हेडिंग आएगी, या तो बाय कैश या बाय बैंक। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्पेशल चीज है, बाय कैश और बाय बैंक। कोई भी असेट्स बेचिए आप, कोई भी असेट्स बेचिए, वो सब यहां पर आ जाएंगी। एक एक करके लिख देंगे, जैसे 1 2 3, इस तरीके से आप सारी असेट्स को यहां पर लिख दीजिए। समझ में आ रही है ना, एक एक 1 1 2 2 करके जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी असेट्स आप सेल कर रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू आपने इकट्ठी कर ली। अब इस टोटल वैल्यू से जो मनी आपके पास कलेक्ट हुई, टोटल असेट्स बेचकर पैसा कलेक्ट हुआ, तो इस सारे के सारे पैसे को आप सीधा कहां ले जाएंगे, बैंक अकाउंट में। ये पैसा कलेक्ट हो गया आपके पास, ये बाय में है, तो यहां पर देखिए 2 में मैंने लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको बार बार ध्यान देना है कि ये जितना भी प्रॉपर्टी थी मैंने उन सभी को मार्केट में बेच दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं हर प्रॉपर्टी बेचूं, कुछ प्रॉपर्टी पार्टनर्स अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो यदि कोई पार्टनर किसी प्रॉपर्टी को खुद खरीदना चाहता है, घर ले जाना चाहता है, तो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कोई भी असेट्स। भाई मैंने मार्केट में बेचनी है, आप ले लीजिए। अगर एक बात और ध्यान देना, यदि पार्टनर वहां आपको कैश दे रहा है तो फिर वो इस कैश अकाउंट में ही आएगा, तब वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, ले जाता है तो ठीक है, उसके अकाउंट से काट देंगे हम पैसा, लेकिन अगर वो उसके लिए तुरंत कैश दे रहा है तो फिर तो पब्लिक हुई, पब्लिक की तरह सेल कर देंगे। तो ध्यान देना, जितनी भी असेट्स हैं या तो मुझे उन्हें बेचना है या फिर उन्हें पार्टनर्स ले जा रहे हैं। तो अगर मैं बेच दिया है तो बैंक अकाउंट में, और अगर पार्टनर्स ले जा रहे हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में। ध्यान रखना, अगर ये बाय में है तो उनके पर्टिकुलर अकाउंट में ये 2 में होंगे। हमेशा 2 की चीज बाय में और बाय की चीज 2 में होगी स्टार्टिंग से ही, आप देखते चल रहे हैं। कैश एट बैंक ये बाय में है तो 2 में देख लीजिए, टू रियलाइजेशन। ये असेट्स किसी पार्टनर ने लिए है बाय में तो 2 में देखिए, टू रियलाइजेशन। ये जो असेट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, असेट्स लिए। इसी तरह से लायबिलिटी सेम अपोजिट कंसेप्ट है। भाई आपने असेट्स बेच दी, जो असेट्स पार्टनर ने लेनी थी वो पार्टनर से लेनी, उनके अकाउंट से काट लेंगे पैसे को, लेकिन लायबिलिटी भी तो है। तो लायबिलिटी में देखिए बेटा, मेरे पास जो लायबिलिटी थी, जितनी भी लायबिलिटी जिनका की पेमेंट करना है, अगर वो नहीं भी कह रहा है तब भी करना है बेटा। असेट्स में तो ये सिचुएशन है कि अगर वो कहेगा कि कौन कौन सी असेट्स बेची, उन्हीं का नाम लिखना है। असेट्स में ऐसा नहीं है कि आप असेट्स अपनी मर्जी से सेल कर देंगे, लेकिन लायबिलिटी आपको सभी पे करनी है, लेकिन वो एक्चुअल में लायबिलिटी होनी चाहिए। जैसे क्रेडिटर हैं, बीपी हैं, लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, मॉर्गेज लोन है, सिक्योर्ड लोन है, लोन लायबिलिटी, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, तो इन सभी का आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करना है तो आप आ जाइए टू कैश और बैंक। क्लियर है ना। सबसे पहले पेमेंट का मैंने नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं इन सब का आपको पेमेंट करना है, चाहे वो क्वेश्चन में कहे चाहे वो क्वेश्चन में ना कहे। लेकिन कुछ चीजों का पेमेंट नहीं करना है, जैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये लिखे थे ना हमने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, इनका पेमेंट नहीं करना है। फिर कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो प्रोविजन है। केवल फंड के नाम पर एक इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, उससे आपको पेमेंट करना ही करना है। तो यहां से उठाकर आपने पेमेंट कर दी। और यदि
कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर ले रहा है, जैसे असेट्स ली तो पार्टनर के अकाउंट से काट लिया हमने, इसी तरह से कोई पार्टनर ये भी कह सकता है इस लायबिलिटी को मैं खुद पे कर दूंगा। अगर वो खुद पे करता है, सेल्फ पे करता है, यानी इन लायबिलिटीज को। अब एक बात और जो ध्यान देने की है, ये जरूरी नहीं है कि कोई हर लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो, तो चाहे वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो वो सभी आपको पेमेंट करनी है। तो कैश एंड बैंक में, और पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर के अकाउंट में, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। ऐसे ही असेट्स भी, चाहे वो रिकॉर्डेड थी चाहे वो अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्डेड थी तब भी रिकॉर्ड करनी है, अनरिकॉर्डेड थी तब भी सेल होंगी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, डिपेंड करता है कितने में सेल करी बस। तो यहां से हमने लायबिलिटीज और ये तो कैश में पेमेंट किया तो कैश अकाउंट देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, पॉइंट नंबर 1 यहां आया। और यदि पार्टनर कोई लायबिलिटी ले गया तो पार्टनर के अकाउंट में 2 में है तो बाई साइड में ढूंढिए, बाई साइड में कितना नंबर डाला मैंने, 4 नंबर, ये रहा 4 नंबर। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली है तो उसके अकाउंट में यहां ट्रांसफर होगी, या बार बार ध्यान देकर पड़ेंगे। तो अब हमने ध्यान दिया क्वेश्चन में, सारी असेट्स ट्रांसफर करी, असेट्स का कलेक्शन कर दिया, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करी, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। अब इस अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड्स का टोटल चेक करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट, और अपोजिट है तो लॉस। तो टोटल लिया, डिफरेंस लिया, सपोज किया हमने कि प्रॉफिट हो गया, ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए ना, तो ऑप्टिमिस्ट आदमी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में। 2 में है तो बाय में चले जाइए, 5 नंबर पॉइंट यहां है तो यहां पर आ जाइए, बाय रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ, क्या है ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, यहां पर, देख रहे हैं ना ये क्या है, ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट था वो ट्रांसफर होकर आ रहा है आपके पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरह समाप्त हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस आप पहले लिख चुके हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, अदर फंड्स आप बांट चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से आपके पास देखे ना 4 नंबर पॉइंट से, किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली थी तो वो आ गया है, कोई प्रॉफिट है तो वो आ गया है, हो चुका है। इस साइड में कई डेबिट बैलेंस हो पार्टनर्स का, कोई भी पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट है तो बांट दिया है। 3 नंबर, यदि कोई आपने असेट्स ली है, कोई असेट्स ली है, फिर आपने इसका टोटल किया, क्या आपने किया, टोटल। ये बैलेंस, ये ध्यान देना ये बैलेंस है, बैलेंस लिखते नहीं है, बैलेंस को ऐसे नहीं लिखते बैलेंस, क्योंकि अब कोई बैलेंस नाम की चीज ही नहीं है, अब तो सीधा हिसाब के लिए भाई पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट कर देंगे तो इसका टोटल आप ले लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस, यहां पर आप पेमेंट करेंगे। अब कोई बैलेंस नहीं, सीधा पेमेंट, यहां से यहां ट्रांसफर, ठीक है। बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया, यहां, और अगर इसका अपोजिट हो जाए, ये टोटल ज्यादा हो तो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये ध्यान दे लेना आप, ये वाला पॉइंट कि यहां से फिर यहां, ठीक है ना। कोई भी चीज क्रेडिट से है तो डेबिट में है, डेबिट से है तो क्रेडिट में, आपको मैंने यहां समझा दिया। जनरली तो बैलेंस क्या होता है भाई, टोटल लिया, जितनी कैपिटल बची बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी तो होना नहीं है क्योंकि अब पार्टनर्स तो कोई है नहीं, अब तो सब फर्म समाप्त हो गई, तो सीधा उनका फिर पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा बाई साइड में, ठीक है। और ये टोटल दोनों साइड से यहां पर हमारा इक्वल मिल जाता है, जो इस बात का प्रूफ है कि हमने सभी अकाउंट प्रॉपरली मैच किए हैं। अगर आपने ध्यान से दिया हो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को माइंड में रिवाइज कर लीजिए। एक पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, सबसे पहले असेट साइड में गए, असेट साइड सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी, ठीक है। जितनी भी असेट्स सेल नहीं हो सकती थी उन सबको पार्टनर्स को बांट दिया। ऐसे ही हम पहुंच गए लायबिलिटी साइड में, सारी लायबिलिटी लिख दी, जिन लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं होता यानी कि कैपिटल है, फंड है, उनको बांट दिया। उसके बाद इन सभी असेट्स को सेल कर दिया, जो असेट्स पार्टनर ले गए वो पार्टनर के अकाउंट में डाल दिया। इसी तरह से सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, जो लायबिलिटी पेमेंट नहीं की कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर के अकाउंट में डाल दिया। तो जहां पर भी देखिए कोई नाम नया आ रहा है, यदि आपने कोई पेमेंट किया है तो टू कैश बैंक, पार्टनर लिया है तो पार्टनर का नाम। तो ये जब कैश और बैंक का नाम है तो ऑब्वियसली कैश और बैंक में मिलेंगे ट्रांजेक्शन, ध्यान से रखना। ये डेबिट में है तो क्रेडिट में, ये डेबिट में है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में। अब अगर ये क्रेडिट में है दोनों आइटम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। बिल्कुल सिस्टम से समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें फिर कैपिटल अकाउंट में कुछ नया नहीं करना है, बस यही ट्रांसफर करने थे, टोटल उठाकर कैश अकाउंट में, टोटल मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं इसका जो कंसेप्ट है
उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जर्नल एंट्रीज के आते हैं। 4-5 पॉइंट आपसे पूछ लिए तो उसकी जर्नल एंट्री बनाइए। तो जर्नल एंट्री में आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसलिए आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूं। अब हेल्प कैसे है? अगर मैं आपसे कहूं कि असेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड है ना, देखिए टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, सब आ जाएंगे, ट्रांसफर होगा। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में जिन चीजों को ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, तो सारी लायबिलिटीज डेबिट और क्रेडिट कौन? रियलाइजेशन अकाउंट होता है ना भाई। जितनी भी लायबिलिटीज हैं, चाहे क्रेडिटर है, बीपी है, लोन है, सब डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्रीज बनाना सीख लीजिए कि रियलाइजेशन इधर डेबिट है, रियलाइजेशन इधर क्रेडिट है। इसके अलावा जो मेन एंट्रीज हैं, जैसे कि कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, कोई भी लायबिलिटीज का, आपने क्रेडिटर का पेमेंट किया तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, क्रेडिटर नहीं होगा। कोई भी पेमेंट कीजिए, क्रेडिटर को कीजिए, बीपी को कीजिए, किसी भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किसी को भी पेमेंट कीजिए, एंट्री यही बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। इसी तरह से कोई भी असेट्स बेचिए, मैंने बिल्डिंग बेच दी मुकेश को, मैंने जानता कौन मुकेश, मैंने जानता क्या बेचा, मुझे तो पैसा मिला। कैश एंड बैंक, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मशीन बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एग्जैक्ट मीनिंग, पार्टनर कोई असेट्स ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी एग्जैक्ट आपको मीनिंग क्लियर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरी बात कि अगर कोई असेट्स किसी लायबिलिटी के लिए दी जा रही है, कोई भी असेट्स यदि किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए दी जा रही है तो उसकी कोई एंट्री हम पास नहीं करते। देखिए, अब आपने हमसे कहा कि यहां पर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपए के, हमने उनको यहां से एक स्टॉक दे दिया, और यदि वो हिसाब क्लियर हो गया तो कोई एंट्री पास ही नहीं करनी, यहां कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होनी, क्योंकि हम ऑलरेडी असेट रियलाइजेशन टू असेट्स डालने का मतलब है सारी असेट्स अकाउंट से तो पहले ही समाप्त कर चुके हैं। सारी लायबिलिटीज को डेबिट करके, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो सारी लायबिलिटीज तो पहले ही समाप्त कर चुके हैं। अब अगर किसी लायबिलिटीज को मैं कोई असेट्स दे देता हूं तो उसको कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ये आपको बार बार ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीजों का जितना ज्यादा आप ध्यान देते रहेंगे आपको ये चैप्टर उतना अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाया पूरा। एक लोन अकाउंट को देख लीजिए, आधा मिनट लगेगा। यदि पार्टनर ने लोन दिया है, ध्यान देना, पार्टनर के अलावा यदि कोई भी लोन है तो वो यहीं लिखा जाएगा और उसका यहीं पेमेंट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर के अकाउंट में, और नहीं तो पेमेंट करेंगे। अगर पार्टनर का लोन है, स्पेशली पार्टनर का लोन है, तो लोन तो लायबिलिटी में होगा, तो लायबिलिटी में होगा, पेमेंट कर देंगे बाय लोन, मतलब बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक, क्लियर हिसाब हो जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने कम पेमेंट किया, पार्टनर को पटा लिया, थोड़ा कम पेमेंट से काम चल गया, तो जो प्रॉफिट है ये यहां से रियलाइजेशन अकाउंट में, और लॉस होता तो यहां से यहां रियलाइजेशन अकाउंट में। ध्यान देना, कौन से अकाउंट से आया ये? पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो यहां पर पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन में कि पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर लोन अकाउंट से कोई भी अमाउंट कहीं भी जाएगी तो पार्टनर लोन के नाम से ही जाएगी। जैसे हमने यहां पेमेंट किया ना, तो पेमेंट किया तो पैसा गया, तो कैश भी तो आएगा बैंक अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट। देखिए ये डेबिट में तो क्रेडिट में, देख रहे हैं ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जितना आप पे कर रहे हैं, और इसका यदि प्रॉफिट है तो इस साइड डालेंगे, लॉस है तो डेबिट साइड डालेंगे। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है पूरा का पूरा, और इसके बाद हम फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को पूरी तरह समझेंगे। कुछ जनरल एंट्रीज के लेंगे, कुछ फुल क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें कि हमारे पास एक एक कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सबसे जरूरी है। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें बेटा, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप 100% मार्क्स गेन कर पाएं। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।